अजी, आप इसमें क्या लेकर आए हैं? तुम खुद ही देख लो रानी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। रूपकला जैसे ही उसे खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक बड़ी ही सुंदर कंघी रखी होती है। राजकुमार जी, यह कंघी तो वाकई कितनी सुंदर है। आपका यह उपहार अमूल्य है। फिर राजकुमार बातों ही बातों में रूपकला को अपने दोनों मित्रों के बारे में बताता है। अरे वाह, आपके दोनों मित्र तो अद्भुत हैं। काश कि मैं भी कभी उनसे मिल पाती। एक दिन की बात है, रानी उस कंघी से अपने बाल संवार रही थी। तभी उसने उस कंघी को वहीं पर रख दिया और अंदर चली गई। इतने में ही एक कौवा उड़ता हुआ आता है और कंघी को उठाकर ले जाता है और उस कंघी को नदी में गिरा देता है। उस कंघी को एक बड़ी मछली निगल जाती है। हे भगवान, रोज रोज मुझे छोटी मछलियाँ ही मिलती है, पता नहीं बड़ी मछली कब मिलेगी। मछुआरा जल्दी से अपना कांटा पानी में डालता है और चुपचाप वहीं पर खड़ा हो जाता है। तभी उसके कांटे में कुछ हलचल होती है। वह जल्दी से कांटे को बाहर खींच लेता है। अरे राम राम राम, क्या आज के दिन फिर से मुझे इन छोटे छोटे मछलियों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कुछ ना मिलने से अच्छा तो यही है कि कुछ तो मिल रहा है। अरे मुझे लगता है मेरे कांटे में फिर से कोई मछली फंस चुकी है। चलो जल्दी से इसे बाहर खींच लेता हूँ। इतना सोचकर मछुआरा अपना कांटा खींचने लगता है। अरे बाप रे बाप, मेरा कांटा इतना भारी कैसे हो गया। मुझे लगता है इस बार जरूर कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। अरे वाह वाह, आज तो सच में इतनी बड़ी मछली फंसी है। कहीं ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अरे नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये तो सच में एक बड़ी मछली है। चलो जल्दी से घर चलता हूँ, भाग्यवान बहुत खुश हो जाएगी। इतना सोचकर मछुआरा जल्दी से उस मछली को अपने घर ले जाता है। अरे वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। आज आप इतनी बड़ी मछली लेकर आए हो। लेकिन भाग्यवान, इतनी बड़ी मछली को खरीदेगा कौन? अजी, आप महाराज के पास जाओ, वही इस मछली को खरीद सकते हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं इस मछली को महाराज के पास ही ले जाता हूँ। इतना कहकर मछुआरा राजा के पास पहुँच जाता है। ठीक है, वो दिन मैं तुम्हारी मछली वे तुम्हें 100 सोने की अशर्फिया देता हूँ। राजा के मुंह से यह बात सुनकर मछुआरा बड़ा ही खुश हो जाता है और 100 सोने की मोहरें लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर रसोइया उस मछली को उठाकर पकाने के लिए ले जाता है। जैसे ही वह रसोइया उस मछली को काटता है तो उसके अंदर वही सुंदर कंघी निकलती है। रसोइया तुरंत उस कंघी को लेकर राजा के सामने जाता है। लेकिन इतनी सुंदर कंघी आखिर किसकी हो सकती है? रसोई, तुम इस कंघी को मुझे दे दो और तुम जाकर अपना काम करो। रसोइया तुरंत उस कंघी को राजा को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, ये कंघी तो कितनी सुंदर है। यदि ये कंघी इतनी सुंदर है तो इसका उपयोग करने वाली कितनी सुंदर होगी। मुझे उससे मिलना ही होगा। सैनिकों, इस कंघी को लेकर जाओ और पूरे राज्य में इस कंघी को दिखाओ कि ये कंघी जिसकी भी है वो अपनी कंघी को राजा के दरबार में जाकर ले ले। राजा का आदेश होते ही सैनिक पूरे राज्य में उस कंघी को लेकर घूमने लगे। अरे, ये कंघी तो कुछ देखी सुनी सी लगती है। अरे हाँ, ये कंघी तो उस दिन वह युवक खरीद रहा था, लेकिन उसका तो घर पास में ही है। अरे सैनिक भाई, मैं जानती हूँ ये कंघी किसकी है। तो फिर जल्दी से बताइए बूढ़ी माँ, आखिर ये कंघी किसकी है? सैनिक भाई, उसका जवाब मैं कल राजा को खुद आकर दूंगी। अब तुम लोग यहीं से वापस लौट जाओ। अगले ही दिन वह बूढ़ी महिला राजा के दरबार में पहुँच जाती है। महाराज, मैं उस औरत को यहाँ पर ला सकती हूँ। ठीक है रामकली, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्ते बैठकर खाएगी। इतना सुनते ही वह बूढ़ी महिला बहुत खुश हो जाती है और जल्दी ही राजकुमार के घर पहुँच जाती है। महारानी जी,
कृपा कर मुझे किसी काम पर रख लीजिए। यदि मुझे काम नहीं मिला तो मैं भूखों मर जाऊंगी। बूढ़ी महिला की ये बात सुनकर राजकुमार को उस पर दया आ जाती है। अच्छा ठीक है माता जी, आप आज से ही हमारे घर में काम कर सकती हैं। उसी दिन से वह बूढ़ी महिला उन्हीं के घर में काम करने लगती है। ओहो, इतने दिनों से खाना बना कर बर्तन धो कर मैं तो तंग ही आ गई हूँ। आज तो मैं राजकुमार को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वह बूढ़ी महिला खाने में जहर मिला देती है। बेटा, खाना तैयार हो चुका है। बेचारा राजकुमार उस जहर मिले हुए खाने को खा लेता है। खाना खाते ही राजकुमार जमीन पर गिर जाता है। अरे प्रिय, मुझे क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर अकड़ रहा है, मेरी सांस धीमी पड़ रही है। अरे आपको क्या हो गया जी? अरे बूढ़ी माँ, आपने इन्हें क्या खिला दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं खिलाया। मैंने तो सिर्फ खाना ही खिलाया था। रूपकला उस खाने की जांच करने के लिए उस खाने में से एक टुकड़ा उठाती है और पास में बैठे कौवे को डाल देती है। टुकड़ा खाते ही कौवा वहीं पर मर जाता है। अरे दुष्ट बुढ़िया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चल महाराज के पास, अब वही तुझे सजा देंगे। रूपकला तुरंत उस बुढ़िया को लेकर राजमहल में पहुंच जाती है, लेकिन राजा तो उसकी ताक में ही था कि कब वह बुढ़िया उसे लेकर उसके दरबार में आएगी। रूपकला ने सारी कहानी राजा को बताई। महाराज, इस दुष्ट बुढ़िया को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सैनिकों, इस बुढ़िया को लेकर जाओ और कारागार में डाल दो। राजा का आदेश होते ही सैनिक तुरंत उस बुढ़िया को वहाँ से ले जाते हैं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलिए महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं? तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है? महाराज, मेरा उनके अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। तुम्हारी इस दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। नहीं महाराज, अब मैं विवाह नहीं करूँगी। देखो, यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं तुमसे जबरदस्ती विवाह करूँगा। भला इसी में है कि तुम मुझसे विवाह कर लो। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कैसे बचूं इस राक्षस से? ठीक है महाराज, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महाराज हमारे यहाँ का रिवाज है कि विवाह तय होने के बाद विवाह 6 महीनों के बाद ही हो सकता है, तो इसलिए आपको 6 महीने तक इंतजार करना होगा। ठीक है रूपकला, मैं 6 महीने तक तुम्हारा इंतजार करूँगा। ठीक है महाराज, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अपने पति का अंतिम संस्कार करने जाना चाहती हूँ। ठीक है रूपकला, तुम्हें जाने की अनुमति है, लेकिन जल्दी ही वापस आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। रूपकला जल्दी से जाती है और अपने पति की लाश को एक संदूक में छिपा देती है और वापस राजमहल में चली जाती है। राजा ने रूपकला के लिए एक अलग घर बनवा दिया और उसके चारों ओर सैनिकों का पहरा लगा दिया। महाराज, राजकुमार इतने दिनों से गायब है और आपने हमें बताया तक नहीं। वो बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों भी परेशान हो, इसीलिए मैंने तुम दोनों को नहीं बताया। महाराज, इसमें परेशानी कैसी? हम दोनों उसके मित्र हैं और हम दोनों आज ही अपने मित्र को ढूंढने के लिए जाएंगे। इतना कहकर दोनों मित्र पैदल ही वहाँ से निकल पड़ते हैं। वे दोनों मित्र चलते चलते उसी राज्य में पहुंच जाते हैं। अरे, ये दोनों युवक तो मुझे कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। अरे सैनिकों, तुम लोग जल्दी जाओ और इन दोनों युवकों को मेरे पास बुला कर लेकर आओ। अरे रुक जाओ तुम लोग, तुम्हें हमारी महारानी बुला रही हैं। चलो हमारे साथ चलो। बोलिए महारानी जी, आपने हम लोगों को क्यों बुलाया? आप दोनों मुझे कुछ जाने पहचाने से लगे। वैसे आप लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? फिर वह दोनों मित्र अपनी सारी कहानी रूपकला को सुनाते हैं। यह सुनते ही रूपकला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया, आपका मित्र राजकुमार तो मारा जा चुका है और मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी माँ, आप परेशान मत होइए, हम दोनों आपको यहाँ से निकाल लेंगे।
लेकिन हमारे प्रिय मित्र का शव कहाँ पर है? भैया, मैंने उन्हें एक संदूक के अंदर छिपा दिया है। अच्छा ठीक है भाभी, आप राजा से कुछ चंदन की लकड़ियाँ मंगवा लीजिए। रूपकला ने तुरंत राजा को एक पत्र भेजा। महाराज, अब तो हमारे विवाह जल्द ही होने वाला है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कुछ चंदन की लकड़ियाँ भिजवाएं। मैं उन चंदन की लकड़ियों से अपने शरीर पर लेप करूँगी, और हाँ, साथ में अपने दोनों बहनों को भी भेज देना, तो मुझे अच्छा लगेगा। नंदा और सुनंदा, तुम दोनों अपनी भाभी के लिए कुछ चंदन की लकड़ियाँ लेकर जाइए। राजा का आदेश मिलते ही दोनों बहनें चंदन की लकड़ियां लेकर रूपकला के पास पहुंच जाती हैं। वहां पर उन दोनों की मुलाकात राजकुमार के मित्रों से हो जाती है। वह दोनों राजकुमारियां उन दोनों युवकों पर मोहित हो जाती हैं। दोनों मित्र भी उन दोनों को पसंद करने लगते हैं। जो लड़का बढ़ई का था वह जल्दी से चंदन की लकड़ियां लेता है और अपने मंत्रों से एक झोपड़ी तैयार कर देता है। पांचों लोग उसी झोपड़ी में बैठ जाते हैं। हे जादुई घर, हमें हमारे मित्र के पास लेकर चल। इतना कहते ही घर तुरंत वहां से उड़कर वहीं पहुंच जाता है जहां राजकुमार का शव रखा हुआ था। रूपकला जल्दी से उन दोनों मित्रों को राजकुमार के शव के पास ले जाती है। जैसे ही ब्राह्मण का लड़का अपने मंत्र पढ़कर राजकुमार को स्पर्श करता है तो राजकुमार पुनः जीवित हो जाता है। यह देखकर रूपकला राजकुमार से लिपट जाती है। राजकुमार जी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? अरे रूप, तुम दुखी मत हो, अब मेरे दोनों मित्र आ गए हैं। अब हमें कुछ भी नहीं होगा। चलो मित्र, यहाँ से जल्दी चलो। फिर वह सारे लोग उस घर की सहायता से अपने राज्य वापस लौट जाते हैं और राजा की दोनों बहनों का विवाह राजकुमार के दोनों मित्रों के साथ हो जाता है। उधर जब राजा रूपकला के महल में आता है तो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है। हाय हाय, मेरी रूपकला, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? तुम तो चली गई और साथ में मेरी दोनों बहनों को भी लेकर गई। मैं तो डूब गया, बर्बाद हो गया। तो फिर सुना वजीर के लड़के, सच्चे मित्र ऐसे होते हैं जो अपने मित्रों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। हाँ हाँ शेर भाई, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया। लेकिन बेटा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तुम यहाँ से आराम से अपने घर वापस जा सकते हो। शेर की यह बात सुनकर वजीर का लड़का बड़ा ही खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है।